बीच में एक बार बस जो है वो वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए गाजर का हलवा बनाने की कोशिश किए थे बट वो बन नहीं पाया। हाँ बन नहीं पाया चीज़ें। आईएएस में तो जो तैयारी में कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बैकअप रहेंगे तो आप बैकअप में ही उलझे रहेंगे। अरे क्या बात। तो इसलिए स्पष्ट आपको होना आपको चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि आपके होना पास कोई चाहिए। रास्ता है ही नहीं है। पहली बाइक हमने खरीदी है हीरो होंडा स्प्लेंडर। ओके ये खरीदी थी 98 में ओके अपने सीनियर से मिलके जी। नाइट में बिना बताए हुए कंपाउंड कूद के हम लोग मूवी के लिए जाते थे। जी, जी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके बीच एक खास शो लेके आया हूं जिसका नाम है द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह। हम सभी अपने जीवन में किसी विशेष मुकाम पर पहुंचने के सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने की पूरी शिद्दत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम सपनों से समझौता कर लेते हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में हम लेकर के आए हैं उनकी कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का काम किया है, उस पर विजय हासिल करने का काम किया है। अपनी जिद से अपनी तकदीर लिखने वाले एक ऐसे ही शख्स आज हमारे इस शो के मेहमान हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजशेखर जी। डॉक्टर राजशेखर कर्नाटक के गुलबर्गा से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर राजशेखर 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद इन्होंने बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु आईएएस बनने का सपना देखा और अपनी कठिन मेहनत एवं अथक प्रयास से उसे प्राप्त भी किया। आईएएस में उत्तर प्रदेश का ऑर्डर मिलने के बाद पिछले 1.5 दशक से उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में बतौर जिला अधिकारी सेवा देने वाले डॉक्टर राजशेखर अपने उम्दा प्रशासनिक कौशल हेतु आम जनमानस में खासा लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का प्रबंध निदेशक पद हो या कानपुर मंडल का आयुक्त पद, इन सभी पदों पर अपनी नवीन प्रणाली, ऊर्जामयी नेतृत्व एवं कुशल प्रबंधन से बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु डॉक्टर राजशेखर सदैव प्रतिबद्ध दिखाई दिए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव और बस्ती में बस्ती महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का नवीन ढंग से दिव्य आयोजन कर डॉक्टर राजशेखर ने अपनी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कौशल प्रबंधन क्षमता का उम्दा ढंग से परिचय दिया है। मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में आज बात करेंगे डॉक्टर राजशेखर के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू विजय, आपको भी आपके टीम को भी। मुझे इस एक पर्टिकुलर स्पेशल जो आपका एपिसोड है किस्सों वाला, जी सर। उसमें मुझे हिस्सा बनाने के लिए एंड क्योंकि मैं ये बिल्कुल जानता हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ कि जो स्टेज परफॉर्मेंस मैंने आपका और आपका टीम का देखा था सिद्धार्थनगर में जी सर। फॉर ए वेरी शॉर्ट ब्रीफ पीरियड, जी, बट इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच सर। इसलिए हम लोगों को भी लगा था कि उसके बाद के जितने भी उस तरह के इवेंट है जहाँ के भी जी, मौका दी जा सकती है, तो वी मस्ट एनकरेज दिस टैलेंट्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हमारे शो के लिए बहुमूल्य समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू विजय। तो सर बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। दक्षिण भारत
दक्षिण भारत का एक राज्य कर्नाटका, कर्नाटका का एक जनपद गुलबर्गा, वहां पे बीतता है आपका बचपन। वहां से निकल के आप जाते हैं दिल्ली। दिल्ली वो जगह जो आपकी संघर्ष स्थली रही, जहाँ पे आपने 2.5 साल व्यतीत किए तैयारियों में सिविल सर्विसेज के, और फिर तकरीबन 1.5 दशक उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये दक्षिण भारत कितना घुल मिल चुका है यहाँ के परिवेश से, यहाँ की संस्कृतियों से, यहाँ की सभ्यताओं से और यहाँ की परंपराओं से। विजित, जो एक जर्नी रही है, आप कह लो कि अभी मेरा एज अराउंड 43 इयर्स है, और जो एक 43 इयर्स का एक जर्नी रहा है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर इंटरमीडिएट, फिर कॉलेजिएट एजुकेशन, फिर सिविल्स की तैयारी, फिर उसके बाद यूपी में आना, और पिछले लगभग जो है वो 15 साल का जो है एक विभिन्न कैपेसिटियों में जो एक एक्सपीरियंस है इस पे, बहुत ही कह लीजिए कि रोचक रहा है। और आप ये कह लीजिए कि ये सभी एक अपने फ्लो में रहा है। जी। कभी कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी स्पेशल डायरेक्शन में जाए। जी। लाइफ जैसे रास्ता दिखाते गया, तो मैंने जो है कोशिश किया है कि मैं उस एंगल से जो है मैं ऐसे चलते रहूँ। तो प्राइमरली जो मेरा बर्थ हुआ है ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, और ये नॉर्थ कर्नाटक का पार्ट है, और हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ बर्थ हुआ था 77 में, और उसके बाद जो एक प्राइमरी स्कूलिंग है वो वहीं पे गुलबर्गा में ही प्राइमरी स्कूलिंग हुई थी। और आपके लिए जो एक टर्निंग पॉइंट है कि एक किसी भी कैरियर का या किसी भी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, तो एक टर्निंग पॉइंट तब आया कि जब मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ। जी। तो यूं तो आप कह लीजिएगा उस टाइम में नवोदय विद्यालय सिस्टम जो है एक नया सिस्टम था। जी। जस्ट 1-2 साल ही हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इंट्रोड्यूस किया था उन चीज़ों पे। ये कम्प्लीटली एक रेजिडेंशियल स्कूलिंग है, जहाँ पे कि जो है आपको 6 से लेकर 12 तक एक पूरा एक जो है हॉस्टल लाइफ आपको लीड करनी है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करनी है, और बहुत कुछ लाइफ वहाँ पे सिखाता आपको। तो तब से लेकर फिर उसके बाद जो मेरा प्रोफेशन था डिग्री में जो है एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस, वो भी आप कह लो कि कोई भी कभी इंटेंशन था ही नहीं कि उस फील्ड में जाए, बट लाइफ वहाँ तक लेके गया, तो फिर उसमें भी हम लोगों ने एंटर किया। तो उसके बाद जब वो 5 इयर्स का डिग्री ख़त्म हुआ, तो फिर मन में लगा कि नहीं, कुछ और करना चाहिए, ये मतलब मेरा इंटरेस्ट का नहीं है। तो फिर हम सिविल्स की तरफ जो है डाइवर्ट हुए। उसमें भी बहुत 2-3 साल का डिफरेंट एक्सपोजर रहा, स्ट्रगल रहा चीज़ों पे, तब जाके सिविल्स में आए। तो फिर उसके बाद सडनली कर्नाटक से यूपी तो एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब इन टर्म्स ऑफ दी आप कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर भी निश्चित, या यहाँ पे जो सोशल ये है निश्चित तौर पे यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं डिफरेंट है चीज़ों पे। तो उस एंगल से लास्ट 15 साल से मैं यूपी में रहे, तो आप ये कह सकते हो कि बाय प्रोफेशन मैं पूरा यूपी का हूँ, और बाय हार्ट जो है मैं भी साउथ इंडियन या कर्नाटक का हूँ। तो जस्ट टू सम अप दोस थिंग्स। नहीं, कितना सरल रहा सर, या कितना जटिल रहा वहाँ की परंपराओं को, वहाँ की संस्कृतियों में जहाँ आप पले बड़े हैं, और उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे संस्कृतियां थोड़ी अलग हैं, तो इसको ऑप्ट करना, चूंकि अब लगभग 1.5 दशक हो गया है आपको यूपी में, 15 साल। नहीं, ठीक है विजित, जहाँ तक बात है कि एडजस्ट होने का बात है कि एक अच्छी बात रही कि जब मैंने रेफर किया कि नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय में एक कंसेप्ट होता है कि इंटर स्कूल माइग्रेशन। ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक पार्ट है, कि जिसमें कि जो साउथ इंडिया के नवोदय के जो बच्चे हैं वो नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले साउथ में आते हैं, ईस्ट वाले वेस्ट में जाते हैं, वेस्ट वाले ईस्ट में जाते हैं। तो इसका जस्ट कंसेप्ट ये है कि हम पूरे भारतवर्ष के जो विभिन्न कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, सिस्टम्स है, उनको सीखें, उनको देखें, उनको एक्सपीरियंस करें। उस टाइम में तो जब ये हुआ था माइग्रेशन, तब तो हम लोग 9th and 10th स्टैंडर्ड में थे।
तब मतलब यू कैन इमेजिन कि उस टाइम में कर्नाटक से आपको बिहार जाना है, दैट टू बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। तो उस टाइम में हम लोग रोते थे कि नहीं भाई कर्नाटक से वहाँ कैसे जाए। जी 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 बट ये है कि जो भी परिस्थितियाँ रही उस टाइम में हम लोग गए वहाँ पे। 2 साल वहाँ पे जो बेगूसराय में रहे बिहार में, बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। हिंदी, वहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर, वहाँ का उसका बेनिफिट जब यूपी कार्डर मिला आईएएस में, तो उसका असली बेनिफिट हमें अब पता चला कि जो है अगर उस टाइम हम बिहार नहीं जाते 2 साल, हो सकता है कि जितना आसानी से घुल मिलना हो, आसानी से चीज़ें समझना हो यहाँ पे, वो नहीं हो पाता, कुछ कठिनाई दिक्कत आना पड़ता। तो उस एंगल से आसान रहा है, मतलब शिफ्टिंग जो है वो आसान रहा है। दूसरा ये भी कह लीजिए कि जो यूपी की एक खास बात है या एक खासियत है कि यूपी बाहरी लोगों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है, दिल से स्वीकार करता है। कभी पिछले 15 साल में कभी एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं साउथ इंडियन हूँ और मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है, फील हो रहा है कि मैं साउथ इंडियन हूँ। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी किसी ने कोई ऐसा मौका नहीं दिया एहसास होने का। एक बहुत अच्छी बात है, खूबी है। जी 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 जी। नवोदय विद्यालय की बात करें सर, जैसा अभी आपने बताया क्लास 6 में आप वहाँ पे एडमिशन लिए, कितना मुश्किल होता है परिवार छोड़ करके, और तकरीबन 6 साल आप रेसिडेंशियल स्कूल में आपने पढ़ाई की है। तो वो चूंकि वो पीरियड बड़ा ऐसा होता है कि जब परिवार के साथ आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो वो कितना क्रूशियल टाइम होता है? नहीं, बहुत क्रूशियल होता है कि आप ये कह लीजिए कि उससे 6th स्टैंडर्ड से तो मैं नवोदय विद्यालय गया था, बट उससे पहले ही 2nd स्टैंडर्ड से मैं अपना पेरेंट्स से हट के जो मेरे बड़े पापा थे उनके यहाँ गया था मैं। अच्छा। क्योंकि जिस आप कह लीजिएगा तहसील एरिया से मैं आता था, तो वहाँ का जो एक आप कह लीजिए एजुकेशनल क्वालिटी उतना ठीक नहीं था, माहौल उतना ठीक नहीं था। तो पेरेंट्स ने यही सोचा कि सिर्फ मैंने 1st क्लास वहाँ पे किया जहाँ पे कि मेरा बर्थ हुआ था। 2nd क्लास ऑनवर्ड जो है उन्होंने ये सोचा कि यहाँ नहीं, दूसरी जगह पे इसको जाना चाहिए। तो मेरा 2nd क्लास से लेकर अप टू 5th क्लास तक मेरे जो बड़े पापा थे उनके साथ मैं रहा हूँ, उनके फैमिली के साथ रहा हूँ। उसके बाद फिर ये जब नवोदय का इंट्रोडक्शन हुआ सिस्टम, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है 5th के बाद। तो फिर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर एंटर किया हमने, फिर उसमें पास किया, तब फिर जो है एक नवोदय विद्यालय में हमें एंट्री मिली। हाँ, बिल्कुल सही है कि हर चीज़ की हर पहलू, मतलब हर एक चीज़ का जो है 2 पहलू होता है। निश्चित तौर पर। तो इसका भी आप कह लीजिए कि हॉस्टल लाइफ का, या फिर वो भी उस लेवल पे, मतलब आपका बचपना ग्रोइंग एज है या चीज़ें फैमिली के साथ रहने का एज है, तो उस एज में अगर आप फैमिली से दूर हो रहे हैं इसमें, तो उसका अपनी नेगेटिव नुकसान भी है और उसकी एक आपके लिए पॉजिटिव थिंग्स है, जहाँ पे कि आप कह सकते कि वो आप जब हॉस्टल में रहेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जहाँ तक बात है कि ठीक है, एक फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग होना चाहिए उस पीरियड में, तो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट आता ही आता है। वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग नहीं होता है या उतना, मतलब आप मिस करते हो चीज़ें। लेकिन ये होता है कि फिर जहाँ तक बात आती है कि जब आप ओपन में जाते हैं, लाइफ में आप रियल लाइफ में आप एंटर करते हैं, फील्ड में आप जाते हैं, तो जो एक आपकी चाहिए का एक चीज़ें अडॉप्ट होने का, चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, किसी भी टफ कंडीशन में, चैलेंजिंग कंडीशन में सक्सेसफुली आपको सर्वाइव करने का, वो जो एक है पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, वो हॉस्टल में स्पेशली नवोदय विद्यालय में सीखा। हो सकता है कि हम घर पे रहे होते उस टाइम में तो ये चीज़ें ना सीख पाते। ये दोनों एस्पेक्ट है उस एंगल से। 5th to 10th आपने जो नवोदय में पढ़ाई की वो कर्नाटका में ही रह करके? हाँ, 6 to 12th का इनका होता है, टोटल 7 इयर्स का पीरियड। 6 to 10, हाँ 6 to 10। तो इनिशियल जो 3 इयर्स है, 6, 7, 8, ये मैंने जो गुलबर्गा नवोदय विद्यालय वहाँ से किया है। ओके। 9th and 10th मैं गया था बिहार। 2 साल का जो इनका इंटर स्कूल माइग्रेशन होता है, एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में बच्चे आते जाते हैं 2 इयर्स के लिए। तो उसमें मैं बेगूसराय में था। फिर जब 11th and 12th फिर मैं वापस कर्नाटक आया बिहार से। उसमें जो है एक बीदर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नवोदय विद्यालय में हम लोग गए थे। साइंस स्ट्रीम लिया था हम लोगों ने, तो उसको देखने के लिए फिर 11th and 12th हम लोग वहाँ गए थे। ओके। भाषा की बात करते हैं सर, क्योंकि आप कर्नाटका से ताल्लुक़ रखते हैं। बुनियादी भाषा, जो शुरुआती भाषा थी आपके यहाँ की बोलचाल की भाषा, वो कौन सी रही? हम लोग घर में कन्नड़ बोलते हैं, अभी भी जो है घर में हम लोग कन्नड़ ही बोलते हैं। लेकिन जब बाहर रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इस पे, तब तो हिंदी हमें बोलना मजबूरी है। तो वहाँ की भाषा कन्नड़
यूपी की भाषा हिंदी। हम्म। हालांकि आप दिल्ली भी रहे, फिर आप जैसा बता रहे बेगूसराय में भी आपकी पढ़ाई हुई, लेकिन ये कितना सहज था इन भाषाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करना? आप कह लीजिए कि गॉड इज काइंड इनफ, मैं ये करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें लाइफ में होती गई कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलते गया। एक एग्जांपल है कि जैसा नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय HRD मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है और इसमें हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो आप यू कैन इमेजिन कि 6th से आप हिंदी पढ़ रहे हो और 9th and 10th आप बिहार में पढ़ रहे हो, मतलब वहाँ। तो इन दैट वे जो है ये बहुत ट्रांजिशन बहुत इजी रहा, आसान रहा कि कन्नड़ से आपको हिंदी में शिफ्ट करना या कर्नाटक से आपको नॉर्थ इंडिया के जो है स्टेट्स में आना। सो बहुत स्मूथ रहा है, कहीं हैसल फ्री रहा है, कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं है। ऐसे भी हिंदी की खासियत ये है कि आसान है और इजीली आप अपने बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सामने वाले की बात को इजीली आप समझ सकते हैं चीज़ें। तो एक आपके लिए एक ब्यूटी है हिंदी में, जो उसकी वजह से भी बहुत आसान रहा है शिफ्टिंग। जी। आपकी फिटनेस हो या आपका ड्रेसिंग सेंस हो, ये हमेशा से चर्चा का विषय रहता है। निश्चित तौर पे जो एक बहुत बड़ा यूथ ये जो जनरेशन है वो आपको फॉलो कर रही है, एक ऑफिसर के तौर पे भी, और निश्चित तौर पे आपको एक आइकन के रूप में देखती है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये आपकी जो बुनियादी शिक्षा वहाँ की रही, दक्षिण भारत की या नवोदय की, क्या ये उसकी देन रही, या दिल्ली में जो आपने तैयारी की, या उत्तर प्रदेश का इसमें कोई योगदान है? आपकी जो ये फिटनेस को लेकर के जो जागरूकता आपकी है, या आपका जो ड्रेसिंग सेंस है? हाँ, इसमें ये कह ले कि जहाँ तक मतलब एक कह लीजिए एक ड्रेसिंग सेंस का है या एक आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ ये करना है, तो मैं इसको 50% क्रेडिट मैं अपने 50% अपने फादर को देना चाहूँगा और 50% नवोदय विद्यालय का जो कल्चर है। बचपन से मुझे याद है कि हमें जब भी कपड़े खरीदने होते, शूज़ खरीदने होते, जो भी आपका ये होता, तो मेरे पापा मेरे साथ चलते। क्या हम वो चूज़ करते हैं मेरे लिए। तो फिर वो हम लोग परचेज करते थे। मतलब मुझे याद है कि जब तक मैं घर में रहा हूँ तो पापा के साथ ही शॉपिंग के लिए जाते थे, करते थे। और जब नवोदय विद्यालय में आ गए तो फिर क्योंकि आपको सब कुछ अपने आप करनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई आपको मदद के लिए नहीं है, चाहे कपड़े धोने से लेकर हो या कमरा साफ करने से लेकर हो, अपनी कॉपी किताबें सिस्टमेटिक रखना हो, उठना हो, सोना हो, सब चीज़ें जो है आपको अपने आप करनी पड़ेगी। तो एक डिसिप्लिन लाइफ जो वहाँ पे आई, प्लस ये भी होता है कि जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो हो सकता है आपके साथ 50 बच्चे हैं, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, बहुत सारी चीज़ें आप उनसे भी सीखते हैं। वो दूसरे बैकग्राउंड से आए होंगे, निश्चित तौर पे। तो आपका जो एक्सपोजर होता है वहाँ पे वो बहुत वास्ट होता है, इस पे उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। तो ये हमेशा एक मैंने लाइफ में एक हैबिट बनाया है कि हर व्यक्ति के पास अच्छाई भी है, हर व्यक्ति के पास बुराई भी है, निश्चित तौर पे। तो जो भी जिससे भी मैं मिलता हूँ या जो भी मिलने आते हैं चीज़ों पे, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं मैं सीखूँ, कॉपी कर लूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं वो भी जो है धीरे धीरे एक आप कह लीजिए वैल्यूएशन होते गया लाइफ में। और फिटनेस को लेके जो जागरूकता है आपकी? हाँ, फिटनेस को, क्योंकि ये भी आप कह लीजिए कि नवोदय विद्यालय का ही एक ये है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में क्या डेली आपको मॉर्निंग 5 बजे उठना ही उठना है, चाहे कोई भी वेदर हो। और आपको 7 बजे तक जो है वो 5 किलोमीटर जॉगिंग, अच्छा, और एक्सरसाइज, और इवनिंग में 4 to 6 स्पोर्ट्स, चाहे आप टेनिस खेले, चाहे बास्केटबॉल खेले, चाहे फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, कुछ भी खेले, आपको खेलना ही खेलना है। मतलब आपको हॉस्टल में नहीं रहना है, आपको बाहरी फील्ड में रहना है। क्या बात। तो तब से जो है वो एक हैबिट पड़ गया है कि अभी भी रेगुलरली मॉर्निंग वॉक जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। अगर वेदर ये है कि जहाँ पे अगर स्विमिंग पूल अच्छा है तो स्विमिंग पूल कर लेते हैं, कभी कंपनी मिल गया तो बैडमिंटन खेल लेते हैं। तो अभी भी उस जो है एक हैबिट है वो हम लोगों ने अभी रेगुलरली मेंटेन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सर, और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप सुबह बिल्कुल कोहरे वाले माहौल में और कैसे पर डे अभी भी फिटनेस बरकरार रखने के लिए आप निकलते हैं। तो निश्चित तौर पे सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। दिल्ली की बात करते हैं सर, या दिल्ली के पहले हम ये बात करें कि आपने जो एजुकेशन ली इंटरमीडिएट के बाद, प्रोफेशनल एजुकेशन जो आपने ली, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर रहे, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी जो साइंस की पढ़ाई आपने की 5 वर्षों की, और बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हुए,
वो प्रेरणा कहाँ से मिली, ये इस ओर रुझान कैसे रहा आपका एनिमल हस्बेंड्री के लिए? आप ये भी कल जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में नहीं चाहते नहीं हैं या आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है, फिर भी वो मतलब ऐसा माहौल बन गया या ऐसा मुकाम पे आप पहुंच गए कि जहाँ से भी कोई ऑप्शन नहीं है आपको, वही एक ऑप्शन है जो आपको इजी लगता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस जो मेरा ग्रेजुएशन है, जिसमें कि मैंने 5 साल का कोर्स किया हुआ है, ये भी आप कह लीजिएगा उसी का एक नतीजा है। नियति थी वो। हाँ, तो 12th के बाद क्योंकि होता है कर्नाटक में यूजुअली हर घर में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर होता है। अच्छा। क्योंकि कर्नाटक में क्या इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो 12th के बाद सब लोगों को बहुत इजी ऑप्शन होता है कि भाई चलो हम मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, हो भी जाता है। जी जी। 80-90% घर में देखेंगे तो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर आपको मिलेंगे। तो मेरा भी ऐसा रहा कि जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया था, उस चीज़ों पर एग्जाम्स तो दिया था, उससे पहले ही जब अभी रिजल्ट नहीं आए थे, उससे पहले ही ऐसी ये आ गया कि जो है एक ऑप्शन उस टाइम में था कि धारवाड़ यूनिवर्सिटी में जो है वैकेंसियाँ निकली थी एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस के लिए। अच्छा। तो उस टाइम में ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारे उसमें निकल रहे थे। अच्छा, इस फील्ड में। जी जी। और ये नया एक स्ट्रीम था, उसका डिमांड भी ज़्यादा था उस टाइम में। तो फिर जो मेरे पापा के कलीग्स थे, तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, ये इसमें जाइएगा, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ भी है, फला है। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे हम एडमिशन हमने ले लिए उस पर। जी जी। तो एडमिशन वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से था, बट ये कि ये सब रिजल्ट आने से पहले वो सब हो चुका था। तो फिर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने, तो फिर उसको कंटिन्यू किया हमने। जी जी। तो फिर उस दिशा में फिर नौकरी करने का सोचा आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद? हाँ, ये भी था कि आप ये भी कह लो कि 95 में मैंने एंटर किया है एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस। उस टाइम में धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, जहाँ पे मैं पढ़ता था। उसके बाद जो वेटरनरी कॉलेज था, इसमें वो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन गया। ओके। उसके 2-3 साल बाद। तो उस यूनिवर्सिटी जो बीदर में है, उस यूनिवर्सिटी में जैसा 95 में एंट्री किए थे तो 2000 में पास आउट किए। तो जैसे पास आउट किए तो वैकेंसी निकला। बात वाकई सही था। डिग्री करने के 1 महीने के अंदर मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया था, अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल गया था। क्या बात है। तो ज्वाइन भी किया, कुछ महीने 2-3 महीने काम भी किया। उसके बाद ये लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए अभी। हाँ, अभी वो आप कह लीजिए कि आत्मसंतुष्टि है, वो नहीं हो रहा था। फिर हमने उसको रिजाइन किया। अच्छा। वो भी ये है कि भाई आपको इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 महीने में जॉब मिल रहा है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, और जो है वो और क्या चाहिए आपको। फिर भी आप नहीं करना चाह रहे हो। तो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम में भी सपोर्ट किया। जब मैंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं सिविल्स एक बार ट्राई करना चाहूँगा दिल्ली जाके। तो अगर यूजुअली होता था कि इस तरह का एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिला हुआ, अपने एरिया में मिला हुआ, तो कोई भी फैमिली चाहेगा कि नहीं भाई मत जाओ। बिल्कुल सही है। बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। उस समय कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि जाना चाहिए चले जाओ। आई रिजाइन द जॉब, गवर्नमेंट जॉब से। फिर मैं दिल्ली चला गया कुछ चीज़ों पे। तो ये उसका, तो ये आपको सर ये नहीं लगा कि ये क्यों ना मेडिकल या कुछ ऐसा लेकर के एक सेफ रख लेते हैं, ऐसा ना हो कि उधर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं, हाँ, देखिए इसमें ऐसा ही है कि क्योंकि IAS में तो जो तैयारी में कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बैकअप रहेंगे तो आप बैकअप में ही उलझे रहेंगे। अरे क्या बात। तो इसलिए आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं है। बिल्कुल, एक ही रास्ता है कि आपको सिविल्स में ही सेलेक्ट होनी है, कोई अदर रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जब कोई अदर ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो आप कहते हैं कि यार चलो ये नहीं हुआ तो हम यहाँ चले जाएंगे, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसलिए तो हमने भी सोचा था कि जब दिल्ली गए डिसाइड करके जॉब छोड़ के, तो अब जो भी है, अब चाहे साल 2 साल 3 साल जितना साल लग जाए, तो सिविल्स में ही जाना है, वापस नहीं आना है। तो उस डेडिकेशन के साथ गए थे हम उस टाइम। जी। तकरीबन 2.5 साल प्रिपरेशन? हाँ, तकरीबन 2.5 से 3 साल। 2.5 से 3 साल। हाँ। ये जो 3 साल रहे, वो संघर्ष के बारे में बताइए कि क्या मतलब कभी ऐसे भी नेगेटिव विचार मन में आए कि किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ भी रिजाइन कर दिया और सारी चीज़ें हैं, तो क्या कभी इस तरह के थॉट्स दिमाग में आए? नहीं, बिल्कुल आया था। आप कह लो कि मेरा मतलब बचपन से ये रहा कि स्टडीज़ में मतलब
कोशिश हम लोगों का ये रहती थी कि बेहतर करें, मतलब पढ़ाई करते थे, खूब करते थे, कभी शिकायत होने नहीं दिया पेरेंट्स को या टीचर्स को कि भाई ये बच्चा स्टडी नहीं करता है। रैंकिंग अप टू ग्रेजुएशन तक अच्छा रहा है, इसमें कभी मतलब उसकी कोई इशू ही नहीं रही है। जब गए आईएएस की तैयारी के लिए तो फर्स्ट ईयर में हमने सिविल्स का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसको दिया। गए थे दिसंबर 2000 में और 2001 अप्रैल में हमने एग्ज़ाम दी थी, 4 महीने के इस पे। तो एग्ज़ाम में हुआ नहीं, फेल हुए, सिलेक्शन हुआ नहीं। तो फिर हमें उस टाइम बहुत शौक लगा कि भाई थ्रू आउट जो है एजुकेशनल एकेडमिक कैरियर्स में अच्छा करते आए हुए हैं और एकदम एक झटका कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी प्रीलिमिनरी इसमें। तो फिर तब लगा कि नहीं, ये आईएएस बनना तो हमारा बस की बात नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तो उस टाइम फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम वापस चलते हैं इस पर। लेकिन उस टाइम में क्या था कि कुछ बिहार के फ्रेंड्स जो मेरे साथ तैयारी करते थे, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ऐसा नहीं कि भाई अभी तो तुम तो 4 ही महीने हुए हो, अभी तुमने समझा भी नहीं कि सिस्टम क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, तुम अभी जो है फेल हो गए, वापस जाने की बात कर रहे हो। हम तो यहाँ 4-4 साल से पढ़े हुए हैं, हमने 4-4 अटेम्प्ट दिए हैं वो इसमें, यहाँ तक पहुँचे हुए। फिर उन्होंने कन्विंस किया कि अभी 1 साल और रह जाओ, प्रिपेयर करना, अगले अटेम्प्ट में अगर नहीं होता है तब वापस चले जाओ। तो आई वॉज कन्विंस्ड। फिर मैं दिल्ली में ही पहले मुखर्जी नगर में रहते थे, उसके बाद जब ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने शिफ्ट करके राजेंद्र नगर में वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किए थे। उस पर 1 साल वहाँ पे रहे। फिर सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, रैंकिंग कम था तो दूसरा सर्विस मिला। वो सर्विस करते करते फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया। ज्वाइन किया आपने? हाँ, ज्वाइन किया। ओके। तो थर्ड अटेम्प्ट दिए तो उसमें अच्छा रैंक आया, तो इसलिए यूपी आईएएस में यूपी कैडर मिला। ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए। तो सेकंड अटेम्प्ट में फिर आईएएस ही आपको मिला था? नहीं, सेकंड में रैंकिंग मेरा कम था, तो एक एएफएचक्यू है, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज। ओके। ये होता है कि जो आपकी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स है उसके पैरेलली एक सिविल्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके। इस पे तो उसमें एक विंग है डीजीक्यूए, ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ओके। ये वो विंग है कि जो भी डिफेंस के लिए जो प्रोक्योरमेंट होते हैं, आइटम्स आते हैं या यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, डिफेंस रिलेटेड आइटम्स जो हैं, उनका क्वालिटी चेक करता है ये विंग, सर्टिफाई करता है उनको। तो उसी विंग में मेरा सिलेक्शन हुआ था इस चीज़ों पे। तो कुछ दिन मैंने ज्वाइन किया उस टाइम में, तो इसलिए ज्वाइन किया था कि उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब था, दिल्ली में ही जॉब करनी थी। और ये भी अच्छी बात थी कि वहाँ से मैं दिन में जॉब कर सकता था, शाम को कोचिंग कर सकते थे इसमें कंटिन्यूएशन में। तब ये भी अच्छा था कि मैं चलो उससे पहले तो पेरेंट्स से पैसा लेके हम अपना जो है एक्सपेंडिचर करते थे। अब जॉब मिलने के बाद आपका ही खुद का अपना सैलरी मिल रहा है चीज़ों, उससे मेरा रिक्वायरमेंट पूरा मीट आउट हो जाता था। तो उसको देखते हुए फिर जो है करीब 11 महीने हमने फिर जॉब किया वहाँ पे। तो जब ये थर्ड अटेम्प्ट दिए जॉब में रहते रहते, तो फिर उसको फिर हमने रिजाइन कर दिया इस पे। ओके। दिल्ली में रहते हुए जो पहली नौकरी आपको मिली उसके पहले आर्थिक मुद्दा कितना बड़ा था? क्योंकि निश्चित तौर पे दिल्ली महंगा शहर है, कोचिंग्स भी महंगी हैं, सारी चीज़ें, तो जो एक आर्थिक पक्ष होता है उसने कितना प्रभावित किया? प्रभावित तो आप कह लो कि एक सर्टेन लेवल तक किया है। बस इतना रहता कि पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि भाई जितना भी मतलब पैसा हमने मांगा, उनको इतना विश्वास था कि भाई ये सही दिशा में सही, हाँ, इसमें जा रहा है, ये कोई गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये जो भी जा रहा है या तो कोचिंग के लिए जाएगा या बुक्स के लिए जाएगा। क्योंकि उस 3 साल में हमें याद है कि हमने कोई मतलब कपड़े भी उस टाइम में 3-4 जीन्स रखते थे, कुछ शर्ट्स और कुछ टी शर्ट्स रखते थे, कोई कपड़े का शौक भी नहीं था, आउटिंग जाते नहीं थे, मूवीज़ का साल में 1-2 मूवीज़ देख लिए, अदरवाइज मूवीज़ का भी शौक नहीं था, रेस्टोरेंट्स में कहीं नहीं जाते थे। फुल टाइम आप कह लो कि मतलब कंसंट्रेशन पूरा स्टडीज़ पे, कोचिंग पे, इस पे रहता था चीज़ें। तो उस एंगल से भी कभी मतलब हमें भी हर ये करने पे लगता था कि भाई अब इस ग्रेजुएशन कर लिए, ये कर लिए, इस एज पे आ गए, फिर भी हम डिपेंडेंट हैं घर पे इस पे। बट फिर भी जो है पेरेंट्स को कभी वो मुझे एहसास होने नहीं दिया उन्होंने कि भाई इस तरह का ये है। जितने भी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती थी पापा उसको जो है वो टाइमली फुलफिल करते थे चीज़ों पे। तो वो तो उनका हैबिट अभी भी है, अभी भी मुझे इस चीज़ पे भी पूछते हैं अभी कोई और चीज़ ज़रूरत तो नहीं है, कोई और इस पे नहीं है कि इस पे। एक जो घर का एक सपोर्ट रहता है तो मतलब उसका कोई
मतलब ये नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई पैरेलल नहीं है उसमें जी जी। चीज़ें। गुलबर्गा से जो यात्रा आपकी शुरू हुई, निश्चित तौर पे आप तकरीबन 10 जनपदों में बतौर जिलाधिकारी भी रहे और वर्तमान में बहुत सारी जगहों पे और भी आप रहे और वर्तमान में कानपुर मंडल के आयुक्त हैं। इस पूरी एक खूबसूरत सी यात्रा में आपकी अपनी जो मिट्टी है, आपकी अपनी जो ज़मीन रही, आपका अपना जनपद रहा, उसकी भूमिका कितनी? आपको क्या लगता है कि आज इस मुकाम पे आप खड़े हैं? हाँ, नहीं बेसिकली अगर आप डिस्ट्रिक्ट कह लेंगे तो उस पे तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा रोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैं क्लास 2 से ही छोड़ दिया था। उसके बाद से नहीं उसके बाद फिर कभी वापस गए ही नहीं है। जी जी जी। तो क्लास 2 के बाद का एक जो कनेक्शन है वो कट गया था। बट कट गया है। साल में जहाँ पर भी रहे, साल में जब विंटर वैकेशन होता था तब चले जाते थे, समर वैकेशन पे चले जाते थे। अभी भी क्या होता है, कोशिश करते हैं कि साल में चाहे दिवाली हो, चाहे फिर कोई ऐसा फैमिली फंक्शन हो जिसमें कि हम बच्चों के साथ जाए, अटेंड करें, जी 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 2-4 दिन वहाँ पे रहें इन चीज़ों पे। जी जी तो वो एक कनेक्ट बनी हुई है इन चीज़ों पे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सेगमेंट हमारा यहाँ समाप्त होता है। कुछ मैं पूछूं, कुछ तुम बोलो। आपकी इजाजत हो तो अपने दूसरे सेगमेंट की ओर आगे बढ़ो। थैंक यू विजित, कंटिन्यू करें। हमारे दूसरे सेगमेंट का नाम है पहली पहली बार। हम सभी के जीवन में आज हम जिस भी मुकाम पे खड़े हैं, पहली बार वो घटना कभी ना कभी घटी होती है और जो पहली बार घटती है वो बहुत रोचक होती है। उसकी स्मृतियां हमेशा हमारे जहन में कैद रहती है। तो आपके उन्हीं पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ सवाल हैं पहली पहली बार को लेकर के, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला फोन कौन सा खरीदा आपने और कब खरीदा? सबसे पहला फ़ोन तो मुझे याद है कि हमने खरीदा था 99 में। ओके जब ग्रेजुएशन का मतलब फाइनल इस पे थे हम। ओके वो तब थे बेंगलुरु में। ओके। मुझे लगता है 96-97 में नया ही इंट्रोडक्शन फ़ोन्स आए थे, Reliance- मोबाइल फ़ोन आए थे उस टाइम में। रिलायंस। उस समय आपको याद होगा कि बड़े-बड़े कंपास बॉक्स का या जो जी, उस टाइप जी। के बड़े-बड़े फ़ोन हुआ करते थे। जी जी जी। तो उस टाइम में जो है एक बीपीएल का फ़ोन ओके ओके। आया करता था जी उस जी टाइम। जी जी जी। तो उस टाइम में हम लोगों ने जो है पहला फ़ोन उस टाइम में लिया था, ओके। ग्रेजुएशन के टाइम में जी जी चीज़ें। जी तो उसके बाद क्योंकि वो तो चले वो पेरेंट्स के पैसे से हमने लिया था, जी जी बट जी। बाद में जब आप कहेंगे कि जॉब में आ गए हैं, सब सिलेक्शन हो गया है, जी जी जी। तब तो फिर हमने नोकिया का जो है 3310 क्या का बात मॉडल है। है, तो उसको लिया था। वो कम से कम 3-4 साल वो रहा जी जी हमारे साथ जी। इन उस चीज़ों दौर पे। में तो वो मतलब वही हाँ, फोन एक सबसे वही पॉपुलर था। नोकिया 3310 उसको बोलते थे। फिल्मों का बड़ा शौक है आपको। सबसे पहली बार घर वालों से छुप करके फिल्म देखने कब गए? फिल्म देखने का, क्योंकि हॉस्टल में रहे हैं चीज़ ये, जी तो हॉस्टल में एक ये रहता है जो मेमोरीज बहुत बचपन के उतना ये नहीं है। जी जी बट हमें याद है कि जब हम बिहार में थे, 9th एंड 10th में थे, जी जी और क्योंकि एक तो शौक ये था कि आप कर्नाटक से बिहार जा रहे हैं, जी जी और दूसरा ये है कि वहाँ क्योंकि बेगूसराय का उस टाइम में माहौल थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सबको लेके थोड़ा दिक्कत थी वहाँ पे। जी जी। वहाँ पे बाहर जाने नहीं देते थे हमें। ओके। तो हम लोगों का एक यही रहता था कि वीक में या 10 दिन में कभी हम लोगों ने जो है अपने सीनियर से मिलके जी नाइट में बिना बताए हुए कंपाउंड कूद के हम लोग मूवी के लिए जाते थे। जी जी। तो तब मुझे याद है कि तब मूवी आया था साजन, ओके। और संजय दत्त। उसके बाद एल्गार मूवी है। जी जी जी। तो ये 2 मूवी का मुझे याद है कि उस टाइम हम लोग छुप करके रात में जाके भाग के दिखा करते थे कि वो भी जी, जैसा जी, 9, साढ़े 9, 10 बजे का शो रात जी। 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे आ रहे हैं वापस जो है। जी 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 जी। तो वो मेमोरीज है उसका। जी। उसके बाद ये भी है कि साउथ इंडियंस का एक आप कह लीजिए एक आप वीकनेस है, या एक ये कह लीजिए कि उनका एक हैबिट है कि वो मूवीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होते हैं। जी जी जी। क्योंकि बचपन में आपको वहाँ पे क्या था कि मूवीज़ बहुत सारे रिलीज़ होते हैं, बहुत सारे। चाहे वो कर्नाटक हो, आंध्रा हो या तमिलनाडु हो, उनके अपने इंडस्ट्रीज़ है। जी, जैसा जी, कि बाकी हिंदी का तो जैसा मुंबई में है, जी। बट जो सदर्न स्टेट्स का है उनके अपने जो है मूवी इंडस्ट्रीज़ है, जी। बहुत सारे मूवीज़ बनते रहते हैं इन चीज़ों। जी, इसलिए बचपन में भी वहाँ बहुत सारे मूवीज़ का हैबिट्स पड़ जाता है देखने को इन चीज़ों। जी, जी। अभी भी हम लोगों का ये रहता है कि चाहे किसी भी पोस्ट पे रहे, अगर वीकेंड में कभी हमें मौका मिलता है या लेट नाइट में, चलो दिन भर आप काम कर रहे हो तो लेट नाइट में मिलता है, तो अगर अच्छी मूवी है जी, तो हम जी। लोग उसको यूजुअली देखते देखते हैं। हैं। तो अब तो क्या है, नेटफ्लिक्स एंड
अमेजॉन OTT प्राइम या platforms इतने बहुत सारे सारे हो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो OTT वाले, तो उसमें तो बहुत सारे आपके अनएंडिंग ऑप्शंस जी हैं जी उस जी चीज़ों जी पे, जी। तो वो भी लेकिन वो पहला जो आपने बताया बिहार वाला हाँ वो बड़ा रोचक है। हाँ हाँ, तो वो यलगार और ये सारी फिल्में जो देखने गए आप हम्म, साजन, तो वो इसलिए देखिए पहली स्मृति हमेशा याद रहती याद है। रहता है अच्छे से। वो बड़ा रोचक रहा। बाइक का शौक है आपको? हाँ बिल्कुल है। पहली बाइक कौन सी खरीदे आप? पहली बाइक हमने खरीदी है हीरो होंडा स्प्लेंडर। ओके ये खरीदी थी 98 में। ओके। 98 तो में ये अपने आपने पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान, ओके। पढ़ाई के दौरान ये था कि जो है पिताजी वो, के सौजन्य हाँ से? पिताजी के इसमें था। तो उस टाइम में ये था कि जब ज्वाइन किए थे हमने इस पे, जो हमारा हॉस्टल था वो सिटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर पे था। ओके। तो हमें कोई भी ज़रूरत पड़ता था तो हमें सिटी जाना पड़ता था, और दो ही ऑप्शन थे, या तो आप अपना फ्रेंड्स का कलीग का आप बाइक यूज़ कर लीजिएगा, या आप टैक्सी ले लीजिएगा, या सिटी बस ले लीजिएगा चीज़ें। तो कभी कभी इसमें ये लग रहा था कि भाई फर्स्ट ईयर तो हमने कुछ मांगा नहीं है, सेकंड ईयर्स भी किसी तरह से गुजार लिया, फिर उसके बाद फिर लगा कि नहीं भाई एक बाइक हमारी होना चाहिए। उस टाइम हर इसका एक ये होता है कि एक डिज़ायर होता है कि भाई उसका भी कोई बाइक हो, जी जी जी। जैसा अब कार का है। हाँ, निश्चित तौर पे। तो उस टाइम में फिर मैंने कहा था, उस टाइम में क्या था कि वो डिमांड में बहुत था, हाँ, हीरो होंडा स्प्लेंडर जो है बड़ा लंबा दौर चला स्प्लेंडर का। हाँ, तो जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ तो शोरूम से हमने चेक किया तो वहाँ 3-4 महीना ये था बुकिंग, एडवांस वेटिंग बुकिंग चले। थी। तो फिर हम इसी बाइक लेने के लिए हम गए बेंगलोर। अच्छा। तो 700 किलोमीटर दूर था, हम जर्नी करते हुए ट्रेन से चले गए। बेंगलोर में हमने जितना था उसका उससे कुछ पैसा ज़्यादा ही दे दिया ताकि हमें ऑन स्पॉट डिलीवरी मिले। आते टाइम में मैं और मेरा फ्रेंड थे, दोनों बाइक चलाते हुए जो है 700 किलोमीटर चलाते हुए लेके आए थे। क्या बात है। तो उसके ये बाद भी बड़ी रोचक यात्रा रही हाँ, होगी, वो 700 किलोमीटर बाइक हाँ, चला के आ रहा। वो बाइक जो है वो अभी बस 3-4 साल तक था, मतलब मेंटेन किए थे हमने। जी जी। मेरे बाद मेरा छोटा भाई उसको यूज़ कर रहा था, हम लोगों ने ऐसे मेंटेन करके रखा था उसको। अभी भी उसका जो एक साउंड है उसका यूनिक इंजन का जो है वो बहुत ही यूनिक था। अब इतना साल के बाद तो बहुत ये हो गया था, तो 4 साल पहले हम लोगों ने उसको डिस्पोज कर दिया था। निश्चित तौर पर। लेकिन वही इसलिए पहली बार के बारे में बात करना कितना नॉस्टैल्जिक होता है, मतलब 700 किलोमीटर लंबी यात्रा हाँ, करके उस टाइम में वो अभी तो हम लोगों को लगता है कि 100-200 भी यार इतना कहाँ जर्नी करे इस टाइम में, उस टाइम में तो 700 किलोमीटर कुछ भी नहीं लगता था 700 किलोमीटर। आज की तारीख में कार भी लेने जाना हो तो 700 किलोमीटर लगेगा, कितनी दूर है, कौन कितने वहां दूर से है, कार हाँ, लेकर के आएगा। पहली कार कौन सी ली सर आपने? तो पहली कार तो मतलब आज के डेट में भी अगर आप कह लो कि मेरे नाम पे कोई भी गाड़ी है नहीं। अच्छा। और ये इसलिए भी है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब में आ गए तो फिर हाँ, तो तो क्योंकि जब से जॉब में आ गए तब से आपके पास गाड़ियाँ इतनी रहती हैं, क्या आवश्यकता है। तो अगर कोई पर्सनल गाड़ी भी लेंगे तो वो फिर बेकार में खड़ी रहती है चीज़ों पे। तो अब तक तो पर्सनल मतलब 4 व्हीलर्स मैंने लिया नहीं है अब तक कोई भी, तो हमारा इसमें कोई है ही नहीं। अपनी किसी भी असफलता पे, किसी भी प्रकार की असफलता पे पहली बार कब रोना है आपको? देखिए ये कह लीजिए कि जो सिविल्स में जब हम दिल्ली गए थे तैयारी करने के लिए, क्योंकि थ्रू आउट एकेडमिक्स कैरियर मतलब हम कह लेंगे कि बेस्ट तो नहीं बट एक ही आप कह लीजिए कि मतलब एक अच्छा इस पे हम अचीवमेंट रहा है चीज़ों पर। तो जब सिविल्स में गए तो तब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था, IAS की तैयारी को लेकर हो या घर में कोई भी ऐसा सिविल सर्वेंट नहीं थे या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। तो क्योंकि हम लोग का पहले से ही बिजनेस फैमिलीज़ है, तो कभी कोई जॉब में रहा ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, तो हमारा भी कोई एक्सपोजर नहीं था, ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई गाइड करने वाला था उस टाइम में। तो हम चले गए और वहाँ पे 3-4 महीना स्टडी किया। फिर फर्स्ट हम जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिए 2001 में, तो तब फेल हो गए, तब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो बहुत शॉकिंग लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने साल कभी भी लाइफ में कभी फेल नहीं हुए किसी चीज़ में, तो ऐसे कैसा फेल। तो वो एक शॉकिंग रहा, बट उसके बाद फिर हमने एक्सेप्ट करने लगे कि भाई फेल्यूर भी ज़रूरी है लाइफ में, ताकि आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो, फिर उस फेल्यूर को ये करते हुए आप आगे बढ़ जाओ। तो तब से फिर एक्सेप्ट करने लगे कि भाई फेल्यूर भी जरूरी है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। जी। बीते दिनों हम लोग देख रहे थे आपका एक वीडियो, पंकज भदौरिया जो मास्टर शेफ की विनर भी रही हैं, उनके साथ कुछ कुकिंग वगैरह वहाँ आप कर रहे थे, उनका अपना एक जो सेटअप है। पहली बार कुकिंग कब करना हुआ आपका?
पहली बार कुकिंग आप कह लीजिए नवोदय विद्यालय में जो जब थे इसमें, ओके। तो उस समय चलो वहाँ पूरा हॉस्टल हॉस्टल भी रहता है चीज़ों पर। जी। और होता है कभी कभी आपको लगता है कि भाई जब हॉस्टल का खा खा के आपको लगता है कि पक गए यार, मतलब वही खाना वही ये टेस्ट जी। चीज़ों पे, तब ये लगा कि कुछ अलग से ये किया जाए। जी जी। तो सबसे आसान आपका होता है कि भाई या तो आप चाय बना लीजिए या ऑमलेट बना लीजिएगा। यही एक दो चीज़ है जो सबसे आसान होता है। जी। तो हम लोगों ने भी इन्हीं दो से शुरू किया जी जी कि भाई चाय बनाना चाय और और ऑमलेट बनाना। अभी भी जैसा चाय का होता है तो हम इनको भी जब भी कहते हैं चाय की भाई ज़्यादा उबाल देना, ज़्यादा पत्ती डाल दो, स्ट्रॉन्ग कर दो, तो जी, एक जी, एक जी। यूनिक टेस्ट होता है कि जो आपको बचपन से अपने जी जी उस हैबिट को ये किया है चीज़ें। जी जी तो वहाँ पर भी ये था क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ आइटम आपको चाहिए नहीं है, चाहिए। तो बहुत कम जो है आपके आइटम्स में जो है ये दोनों बन जाते हैं चीज़ें। तो अभी क्या क्या मतलब सब पका लेते हैं आप? नहीं नहीं सब तो नहीं, बस यही दो जो है ये कंटिन्यू किया है। बीच में एक बार बस जो है वो वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए गाजर का हलवा बनाने की कोशिश किए थे बट वो बन नहीं पाया। हाँ बन नहीं पाया चीज़ें। तो अभी भी उम्मीद मतलब करते वो हैं मुझे वो चिढ़ा, जरूर इम्प्रेस हुई होगी हाँ आपके वो नहीं, अभी भी वो मुझे initiative पे। चिढ़ाते हैं, बट एटलीस्ट एफर्ट तो एफर्ट कोशिश है। तो किया आपने। तो हमारे इस सेगमेंट को इतनी खूबसूरत तरीके से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपकी इजाजत हो तो हम अपने तीसरे सेगमेंट की ओर आगे बढ़े। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन है। सेकंड लास्ट है, बस हम लोग Second आखिरी पड़ाव पे हैं। थोड़ा समय आपको और लेंगे। हमारा अगला सेगमेंट जो है उसका नाम है संदेशे आते हैं। जब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चला कि आप आ रहे हैं हमारे इस अगले सेशन में, तो उन्होंने ढेर सारे सवाल आपके लिए भेजे हैं, जिसमें से हम सिर्फ 3 सवाल चुरा के लाए हैं। छोटे छोटे 3 सवाल हैं। हमारे एक व्यूअर पूछते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है महाकुंभ, और आप इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है वहां पे पोस्टर रहे बतौर जिलाधिकारी, और आपने उस महाकुंभ को कुशलतापूर्वक संपन्न कराया है। कैसा अनुभव रहा महाकुंभ को लीड करना और उसको इतने कुशलतापूर्वक संपन्न कराना? हाँ बिल्कुल विजित, आपके लिए अगर लाइफ की अगर आप कहेंगे कि 2-3 जो सबसे मेमोरेबल इवेंट्स है या जो कह लीजिए जो आपको सेटिस्फाई देता है इस पे, तो उसमें मैं तो सबसे नंबर 1 पे महाकुंभ को ही रखूँगा। इसलिए भी है कि एक तो कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा एक पर्व, और वो भी ऐसा पर्व कि जहाँ पे कि चीज़ें मैनुअली होते हैं, मतलब जहाँ जितनी भी चीज़ें की जाती है कि वो मैनुअली की जाती है, कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं है। दूसरा कि पूरा पर्व एक आस्था और एक विश्वास पे टिका हुआ है चीज़ों पे, और आपको एक यंग एज में एक वो जिलाधिकारी के रूप में महाकुंभ को हैंडल करने की एक आपको जिम्मेदारी मिलती है। हाँ ये अलग है कि एक मेला अधिकारी भी होते हैं जो कुंभ के पूरे एरिया को अपना ये करते हैं, बट ओवरऑल एज ए डीएम आपको जो महाकुंभ होता है तैयारियां उससे 2 साल पहले शुरू हो जाती है। आपको बहुत सारे सड़कें बनाना होगा, चौराहों का सुंदरीकरण होगा, फ्लाईओवर्स होंगे, पार्क्स डेवलप करने होंगे, प्लस जो एक पूरा एक सिटी बसता है जहाँ पे कि 50 लाख लोग वहाँ पे बसते हैं। एक टेम्पोररी सिटी जो है जो करीब 10-12 किलोमीटर रेडियस में बनता है चीज़ें, तो उसको आपको सेटअप करनी है टाइम से पहले। तो कुंभ का जो 1 महीने का एक पीरियड है वो एक्सपीरियंस करना अपने आप में अनोखा है। मतलब वो कैसे कभी जीवन में एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत सारे लोगों को तो मिलता ही नहीं है निश्चित। उससे और बेहतर ये है कि जो तैयारियां होती है उसका साल 1.5 साल पहले की, वो भी बहुत अमेजिंग होते हैं। उसका एक्सपीरियंस करना भी एक जो है आप कह लीजिए कि बहुत एक अनोखा है चीज़ों पे। और वाकई जब पूरा तैयारी करने के बाद जब आप खुद जाते हो कि गंगा में नहाने के लिए, जब गंगा में डुबकी लगा के आते हैं तो वो आप मतलब दैट इज अमेजिंग, मतलब आप ये तीनों तो नहीं कहा जाता, तो सिर्फ फील की जा सकती है। लखनऊ में आप बतौर जिलाधिकारी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, निश्चित तौर पे तकरीबन 2.5 साल के आसपास आप लखनऊ के जिलाधिकारी रहे। लखनऊ महोत्सव, पूरे यूपी की नज़र होती है उस महोत्सव पर भी, लखनऊ महोत्सव पे, और निश्चित तौर पे केंद्र बिंदु है, लखनऊ राजधानी है। लखनऊ महोत्सव का अनुभव कैसा रहा? देखिए लखनऊ कह लीजिए राजधानी के तौर पे तो एक कह लीजिए उसके साथ हमेशा कहा जाता है कि पहले आप, ये ट्रेडिशन एक कल्चर है जहाँ पे कि
दूसरे को आप कह लीजिएगा उतना इज्जत सम्मान या उस तरह का एक जो है एक वेलकम बिहेवियर वहाँ पे है। अ, जब तक मैं लखनऊ एज ए मतलब डीएम ज्वाइन नहीं किया था तब तक लखनऊ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, बस आया जाया करते थे, वो तो था इतना। जब लखनऊ में बतौर जिलाधिकारी के रूप में काम करने का, सेवा करने का एक मौका मिला मुझे, और वो भी एक मतलब लंबे टाइम तक 2.5 साल तक जो है, तो उस टाइम में मुझे वो फील एहसास हुआ कि वाकई हाँ ठीक है, धीरे धीरे वो ट्रेडिशन कम हो रहा है कि पहले आप वाला, बट फिर भी जो एक कह लीजिए कि पॉजिटिविटी है, एक रेस्पॉन्सिवनेस है, एक आपके लिए तमीज़ और एक जो एक इज्जत तहजीब है, वो अभी भी बरकरार है उस चीज़ों पे। अभी वो जनरेशन के थ्रू जो है थोड़ा कम हो रहा है चीज़। उस पूरे लखनऊ इसके लिए अगर देखेंगे तो लखनऊ महोत्सव एक ऐसा एक इवेंट था जहाँ पे कि लोग वेट किया करते थे कि साल भर में भाई यही एक जो है वो 10 दिन है कि जब जो है वो अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग, अपने महिला, जितने भी सदस्य हैं परिवार के, तो उनके साथ जाके वहाँ पे मतलब एंजॉय करते थे रियली इसमें। तो हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो उस समय उससे पहले भी 20 सालों से चल रहा था ट्रेडिशन, बट हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको और बेहतर बनाने का, कि जो भी इवेंट प्रोग्राम प्लान हो तो इंडिया के उस थीम में जो बेस्ट परफॉर्म है उनको हम इनवाइट करें एज ए गेस्ट के रूप में। और दूसरा है कि जो अदर स्टॉल्स भी है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो लोकल आर्टिफैक्ट्स है इस पे पूरे उत्तर प्रदेश में, इनको हम हर डिस्ट्रिक्ट से जो है बुला के उनको भी इनकरेज करें चीज़ों पे। प्लस जो बच्चों के लिए था कि जैसे हॉट एयर बैलून था तो फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस की गई थी उस चीज़ से। ड्रोन के थ्रू जो है ये करना, उसको फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी। सेल्फी पॉइंट उस टाइम में नए कहता हूँ, सेल्फी पॉइंट्स, बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाने थे। तो इस तरह से जो है उसको एक मतलब आपके लिए एनरिच करने का जो है हम लोगों ने प्रयास किया था। जी, हमारे एक व्यूअर ने एक सवाल और पूछा है कि संस्कृति के प्रति, कला के प्रति आपका जो रुझान है वो इससे दिखता है कि बस्ती में आप बीते दिनों जिलाधिकारी रहे। बस्ती के इतिहास में कभी आज तक बस्ती महोत्सव नहीं हुआ था, अगल बगल के जनपदों में होता आया है लेकिन बस्ती इससे अछूता था। आपने एक नया मानक स्थापित किया बस्ती महोत्सव का, तो जहाँ पे पहले से प्रथा चली आ रही है उसको तो आगे कैरी फॉरवर्ड करना, चूंकि आप उसमें और इनोवेटिव अप्रोच ला सकते हैं, लेकिन जहाँ कुछ था ही नहीं वहाँ एक नया ढांचा खड़ा करना वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा? वो भी ऐसा शहर जहाँ पे एक सिनेमा हॉल तक नहीं है, लोग एंटरटेनमेंट से बिल्कुल नहीं जानते, रंगमंच सक्रिय नहीं है वहाँ पे। ये बिल्कुल सही है विजित, क्योंकि जितना आसानी से मैंने लखनऊ में लखनऊ महोत्सव करवाया, बस्ती में महोत्सव कराना बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज वो इसलिए भी था कि जो एक महोत्सव का एक जो कंसेप्ट होता है कि वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि महोत्सव क्या होता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज की जाती है, क्या है फला है। और दूसरा ये था कभी हुआ ही नहीं था, तो फिर लोगों को पहले ये यकीन दिलाना कि महोत्सव क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो थोड़ा उस पर टाइम मिली। लोगों ने, बहुत सारे लोगों का वहाँ डिमांड भी था कि सब जो है अगल बगल के ज़िले में, चाहे वो गोरखपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, इन सब में जो है होता है हमेशा। बस्ती जो मंडल हेडक्वार्टर है वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, जबकि बस्ती में अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर है उस पर, तो वहाँ के लोगों को लगता था कि एक होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग, जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मिल के अपना ये कहा कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने भी जब ये प्रारंभ हुआ तो उन्होंने भी विरोध करना ये किया कि भाई ये क्यों ऐसा होता है, प्रशासन जो अनावश्यक इस चीज़ में ये करता रहता है दूसरे को छोड़ के। बट जब ये बन के तैयार हुआ, जब महोत्सव शुरू हुआ, तब मैं विशेष धन्यवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा कि जब हमने उनसे अनुरोध किया कि सर इस तरह पहली बार जो है बस्ती में बस्ती महोत्सव ऑर्गेनाइज किया है, इसमें ये चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ हम लोग करवा रहे हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली टाइम दिया और उसका जो है उन्होंने खुद आके इनॉग्रेट किया उस चीज़ों पे। उससे इतना उसकी मतलब गरिमा बढ़ गई उसमें। प्लस उसके बाद जो एक वीक का जो एक इवेंट्स रहा, प्लेटफॉर्म रहा है, उसमें बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट को हम वहाँ पे ये किए हैं, चाहे वो कह लीजिए कि उस क्लासिकल इसमें हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो आप बच्चों के जो ये हो रियल इस पे
तो उन सब में प्लस जो बच्चों के लिए जो एक एंटरटेनमेंट का जोन अलग बनाया गया था, हैंडीक्राफ्ट का 110 शॉप्स हैंडीक्राफ्ट के लगे थे, फूड कोर्ट जिसमें कि आपको ऑल ओवर इंडिया के सभी फूड आइटम्स वहाँ पे आपको मिलते हैं खाने के लिए, तो लोगों ने उसको खूब एंजॉय किया। जी, मुझे भी उस इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि जो उसको भव्यता आपने प्रदान की, बस्ती के इतिहास में पहले कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ और बहुत आज भी उसकी चर्चा होती है वहाँ पे। निश्चित तौर पे उन सारी जगहों पे जहाँ पे नहीं कुछ हो रहा है, वहाँ पे इस तरह का इनिशिएटिव बहुत बड़ी पहल थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सेगमेंट भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। एक आखिरी प्रश्न और है, आपको बस परेशान करूंगा इस सेगमेंट में। 10 जनपदों में आप बतौर जिलाधिकारी सेवा दिए हैं, किसी जनपद की कोई एक रोचक घटना अगर आप शेयर कर सकें जो आपके दिल के बड़ी करीब हो। हाँ, इसमें भी मैं ये रोचक क्या कह लीजिए कि मतलब ऐसा ये घटना है कि जिसको आप कभी भूल नहीं सकते ज़िंदगी भर में। वो है कि वो भी इलाहाबाद में, तत्कालीन इलाहाबाद, अब वर्तमान में प्रयागराज। तो ये घटना जो है 2013 का है कि जब वहाँ पे बाढ़ आया था उस पर, और गंगा और यमुना दोनों नदियाँ अपने जो डेंजर लेवल होता है फ्लड का, उससे 1 मीटर ऊपर बह रहे थे महीनों से। तो उस टाइम में अचानक जो एक गंगा जी के ऊपर एक बंधा, कच्चा बंधा बना था सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और संडे का टाइम था और मॉर्निंग, मुझे याद है कि 8:30 बजे के आसपास मैं कहीं किसी प्रोग्राम में जाने के लिए निकला था गाड़ी से। अचानक मेरा स्विगी फ़ोन पे एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि सर ऐसा ऐसा कि वो बंधा टूटने जा रहा है और जो है वो पूरा बंधा टूटेगा तो पूरा सिटी में पानी आ जाएगा गंगा जी। तो फिर हमने इमीडिएटली जहाँ पे भी जा रहे थे डाइवर्ट किए, फिर हम पहुँचे वहाँ पे करीब 9 बजे के आसपास। तो कोई नहीं था, छुट्टी था, हम थे, मेरा गनर था और 2-4 लोग जो इन्फॉर्मर थे वो थे। तो देखा सामने से ही जो है वो पूरा कच्चा बंधा टूट रहा है सामने ही से आपका, और पूरा गंगा मतलब समंदर के टाइप का दिखता है गंगा, तो पूरा आ रहा है आपके पास और आपका पूरा दिमाग शून्य हो गया। आपको कोई क्या करें नहीं है कि क्या करना है, कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है। कभी ऐसा मंजर आपने देखा ही नहीं, कभी फील नहीं किया, कुछ चीज़ है भी नहीं करने के लिए, क्या करें। तो वो बहुत बड़ा ये था। वही एक पॉइंट था कि जब आप कहते हैं कि कोई चीज़ है तो आपको उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड है या कैसे उस माहौल को आप बेटर में यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। तो पानी बंदा टूट रहा है, 1 मीटर टूटा, 5 मीटर टूटा, 20 मीटर टूटा, 50 मीटर टूटा, पानी पूरा आ रहा है फ्लो होके। तो आप देख रहे हैं पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ, हज़ारों संख्या। फिर उस भीड़ को जो लॉ एंड ऑर्डर में कन्वर्ट होता था, उसको हमने एज ए मल्टीप्लायर फोर्स यूज़ किया। फिर हम लोगों ने बंदे पे जो है उसको पक्का बनाने के लिए पत्थर रखे थे, 10-20 ट्रक। उन सभी पत्थरों को, पहला पत्थर मैंने उठाया, क्या होगा कि 30-40 किलो का पत्थर होगा, उठा के अपने डालना शुरू कर दिया। जो एक ये रहता है स्लूज गेट रहता है, उसको प्रोटेक्ट करना था। अगर लोहे वाला स्लूज गेट टूट जाता पानी से, तब तो फिर जो है ये अल्लाहपुर चीज़ें जो है सब डूब जाते थे इसमें। उसको प्रोटेक्ट करनी थी, तो हम उसी बंदे पे खड़े थे और पहला पत्थर उठा के हमने डालना शुरू कर दिया। फिर लाइन लग गई, यूनिवर्सिटी के बच्चे आ गए, हज़ारों बच्चे, सब लोगों ने एक एक करके पत्थर ये किया। रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको सुन करके कि तो वो क्या दृश्य रहा। और मुझे याद है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम खड़े रहे, बैठे भी नहीं, उसी एक पॉइंट पे खड़े रहे। जब रात 11 बजे पूरा स्लूज गेट बंद हो गया, सेफ हो गया, क्या बात, तब हम फर्स्ट बैठ के जो है तब हम लोगों ने कुछ खाया होगा। बिल्कुल ये फिल्मी दृश्य सा लग रहा है सुन करके। ये अमेजिंग है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि कभी हम भूल नहीं सकते उस चीज़ पे। निश्चित तौर पे बहुत ही ये दिल के करीब रहने वाला किस्सा है, क्योंकि किस तरीके से एक इनिशिएटिव ने, और वो जब हजारों लोग एक साथ खड़े हुए होंगे पत्थर लेकर के और सब कुछ जो विरोध करने नारेबाजी या डर मन के में था, वो पूरा एक पॉजिटिव इस पे निकल के आया इसमें। थैंक यू सो मच सर। हमारा ये सेगमेंट संदेशे आते हैं यहाँ समाप्त होता है। मतलब इतनी रोचक वार्ता चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब समय कम पड़ रहा है और प्रश्न इतने ज़्यादा हैं, लेकिन हमें इस सेगमेंट को यहाँ रोकना पड़ेगा। एक आखिरी सेगमेंट हमारा है चलते चलते। वैसे तो हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम सभी के जिंदगी में कविताओं का बड़ा महत्व होता है। क्या कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो दिल के थोड़े करीब हों, जो संकट की घड़ी में या कभी ऐसा कोई समय आया हो जब वो पंक्तियां साहस प्रदान करती हों या उत्साह भरती हों मन में? कुछ भी, कोई भी चार पंक्तियां।
ऐसा जो है मैं बहुत उसमें वीक हूँ या पुअर हूँ कि मतलब कविता लिखने में हो या ये करने में हो। नहीं, किसी की भी कोई कभी पंक्तियां। कभी ऐसा, हाँ कभी ऐसा कभी ट्राई ही नहीं किया, कोई जी, ऐसा ये नहीं मिला कि जहाँ पे इस जी। तरह कोई टैलेंट डेवलप हो चीज़ों का। फिर भी जो एक चीज़ रहता है कि मतलब जो मैं अपने मन में बचपन से जिसको कहता है कि जब भी कोई ऐसा माहौल आए, चैलेंजिंग माहौल आए कि भाई आप इसको मन में याद कर लीजिएगा तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा या आप चीज़ें फेस कर पाएंगे चीज़ों को। उसमें एक वो मतलब एक गीत है उसमें, वो बहुत सारे मूवीज़ में भी है, इतना शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो ये सॉन्ग सुनता हूँ, मन में रिपीट करता हूँ, तो उससे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं चीज़ें चैलेंज फेस करो, अच्छा होगा। एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो आईएएस सर्विसेज में आना चाहता है, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। मैसेज इन द सेंस कि बहुत बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में ये बात बोली कि बहुत कम लोग होते हैं जो उन विपरीत परिस्थितियों पे फतह हासिल कर पाते हैं, और निश्चित तौर पे आप फतह हासिल करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कई बार नकारात्मक शक्तियां जो है वो जीवन पे हावी हो जाती है। उनके लिए जो तैयारियां अभी कर रहे हैं, अभी सफल नहीं हो पाए हैं, 1-2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? संयम कैसे बनाए रखें? हाँ, उनके लिए तो ये देखिए, लाइफ में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस जो अब तक 43 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक तो आपको पेशेंस बहुत रखना है लाइफ में। उसे उसी चीज़ के लिए कोई भी जॉब हो, कोई प्रोफेशन हो, लाइफ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि पॉजिटिव सोच। ये 2 चीज़ें अगर आप रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ों के आप बेहतर तरीके से पार हो जाएंगे। जहाँ तक सिविल्स की बात है, तो जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो उनको यही देना चाहूँगा कि वो मन में पहले डिसाइड कर ले कि हाँ ये करना है या नहीं है। ड्यूअल माइंडसेट से ना तैयारी करे, सिंगल माइंडसेट से तैयारी करे, कमिटेड होकर तैयारी करे कि मुझे बनना है तो यही बनना है, तो नहीं बनना। दूसरा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो एक ग्राउंड लेवल का एक रियलिटी है कि अब बहुत चैलेंजेस है फील्ड में, बहुत आपको जो है कमिटेड होके काम करनी पड़ेगी। मतलब आपके लिए कि आपको पर्सनल लाइफ का भी टाइम निकाल के प्रोफेशनल लाइफ में डालनी पड़ेगी चीज़ें, और बहुत सारे आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेगी चैलेंजेस फील्ड में, जो 20 साल पहले 15 साल पहले था, अब वो नहीं है। वो चैलेंजेस बढ़ते भी जाएंगे आगे। तो आपको मेंटली रेडी होना है कि ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई ऐसा है कि कोई रॉयल जॉब है, कोई मतलब ऐसा है कि कोई प्रेस्टिजियस ये है उस पर। नो डाउट कि इसमें एक ऐसा मौका है कि जहाँ पे कि आप लाखों लोगों को सीधे जो है मदद कर सकते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आप ला सकते हैं। बहुत सारे आप ग्राउंड लेवल पे जो है डेवलपमेंट स्कीम्स को आप लागू कर सकते हैं, चीज़ें प्लानिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी पॉलिसी डिसीजन में आप इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं कि जो लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट होता है। बट उसके साथ साथ जो है जो फील्ड लेवल पे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों पे, उसको आपको पूरा करनी ही करनी है चीज़ों पे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा कमिटमेंट, एक्स्ट्रा डेडिकेशन होनी पड़ेगी। सर्विस में आके फिर क्रिब करे कि नहीं ये सब मुझे करना पड़ रहा है, ये वो नहीं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो वो उस तैयारी के साथ करे तो मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। हमारा ये सेगमेंट भी यहाँ समाप्त होता है। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह, ये जो कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप किया गया, हम कोशिश कर रहे थे उन पन्नों को पलटे जिन पन्नों को सामान्य तौर पे इंटरव्यूज में नहीं पलटे जाते, और आपने बड़े ही उम्दा तरीके से जवाब दिए सारे प्रश्नों के। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अगर कुछ अपने विचार रख सकें। नहीं बिल्कुल विजित, क्योंकि जब 10-15 डेज पहले आपने मुझे कांटेक्ट किया तो आपने बताया कि ब्रीफ क्या है, क्या कंसेप्ट है, फिर आपने मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजा कि ये चीज़ें हैं, तो मैंने भी देखा कि क्वाइट इंटरेस्टिंग है। और ये भी होता है कि ठीक है, आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, जो भी एक्सपीरियंसेस है, उसको भी आप जो है इस तक ले जाइए कि लोगों को मोटिवेट करने का हो, या जो आपके एक्सपीरियंस है उससे दूसरे लोगों को अगर बेनिफिट हो रहा है चीज़ें, या दूसरे लोगों को आप एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, या उनको हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ में, तो मुझे विश्वास है कि इस तरह का जो है किस्सों वाले जो एपिसोड्स है, इससे आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, और लोगों को इससे अगर इंस्पिरेशन हो जाता है या कोई भी किसी तरह का उनको मोटिवेट हो जाता है, तो हमें ये लगता है कि भाई ये एक इंटरव्यू जो है सार्थक है। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमें, और आपकी जो ये रोचक यात्रा चल रही है उसमें रोचकता यूं ही बनी रहे।
जिस इनोवेटिव अप्रोच के साथ आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे सभी इससे प्रभावित हैं। बीते दिनों आप यूपीएसआरटीसी में थे, वहाँ पे भी आपने बहुत सारे उम्दा प्रयोग किए हैं, हम सभी जानते हैं, हम लगातार फॉलो आपको कर रहे थे। हालांकि बातें इतनी थी आपसे करने को कि समय कम पड़ गया है। निश्चित तौर पे हम लोग फिर किसी पड़ाव पे आपसे बात करेंगे। बहुत ही उम्दा यात्रा आपकी चल रही है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये आपकी जो इनोवेटिव अप्रोच है वो ऐसे ही बनी रहे और पूरा प्रदेश इससे लाभान्वित होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजित, आपको भी और आपके पूरे टीम को भी, क्योंकि ये लगता है छोटा इस पे, बट इसके पीछे बहुत एपिसोड मतलब बहुत एफर्ट्स लगता है, टाइम लगता है कि आप लखनऊ से पूरा टीम के साथ यहाँ पे आए और जो है वो आपने इतना टाइम दिया है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच।